कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कारोबार डूब गया और मेरे दोस्त ने कर्ज के बदले में मेरी पत्नी के साथ एक रात सोने को कहा। मैंने अपनी पत्नी को एक रात के लिए मना लिया और फिर मैं उसी के बराबर वाले कमरे में छुप गया। जैसे ही कुछ देर गुजरी तो मैंने उनके कमरे में झांक कर देखा। जब मेरे दोस्त ने मेरी पत्नी को पकड़ा तो मेरे माथे पर पसीने छूट गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो जानते हो कि एक गैरतमंद मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है। मर्द के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी ही पत्नी का सौदा करना, और मैं ये सौदा करने के लिए बेहद मजबूर हो गया था। मेरे सामने मेरी पत्नी काले रंग की सिल्की साड़ी में क्या गजब ढा रही थी। उसके हसीन खुले लंबे बाल, उसकी दूधिया रंगत और उसके हसीन नैन नक्श हमेशा ही मेरे चैन लूट लेते थे। मगर उसका आज का बनाव श्रृंगार किसी और के लिए था, और सितम ये था कि मैं ये सब जानता था। मैंने उसे खुद इस बात की इजाज़त दे दी थी। मैंने उसके हुस्न पर एक नज़र डाली और आंखें झुका ली। मेरे दिल पर कैसी कैसी कयामत गुजर रही थी, ये मुझसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं जानता था। बाहर मेरी दोस्त की गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर मेरी पत्नी के आने का इंतज़ार में था ताकि वो उसे होटल के कमरे तक पहुंचाता। आज की रात शायद मुझ पर किसी कयामत की तरह टूटने वाली थी, लेकिन सुबह का सूरज मुझे सारे कर्जों से आज़ादी दिला सकता था। लेकिन यह आज की रात तो काटे नहीं कट रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, मेरी बेचैनी का ये आलम था कि लग रहा था कि सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने बस अपनी पत्नी का सरापा था। हसीन सरापा मुझे अपने दोस्त की शरारत भरी हंसी सुनाई दे रही थी। मेरे कानों में अपनी पत्नी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उस कमरे में उसकी बेबसी से बहते आंसू दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल इस कदर बेचैन हुआ कि मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरा सांस ही पूरी तरह से फूल रहा था। मेरा दिमाग ऐसा हो रहा था कि फट जाएगा। मेरे होश तन चुके थे। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी पत्नी को किसी और के साथ बर्दाश्त करता। इसलिए मैं घर से बाहर निकल गया और अब मेरा रुख सीधा होटल की तरफ था जहां पर मेरी पत्नी गई थी। जैसे जैसे मैं होटल के करीब जा रहा था, मेरे दिल की हालत और भी बदतर होती चली जा रही थी। मेरी आंखों में जैसे कोई खून उतर रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि अपने दोस्त का कत्ल ही कर डालूं। कर्ज बंद तो मैं पहले था, कातिल भी बन जाता, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकता था। मैं होटल पर पहुंचा। सामने रिसेप्शन पे दोस्त का नाम बताया और ये पूछा कि वह किस रूम नंबर में है, तो वो अजीब सी मुस्कुराहट सजाए कहने लगी कि उन्होंने तो आज की रात के लिए स्पेशल रूम बुक करवाया है, गोल्डन लाइट के नाम ये है। भी कहा कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। मेरे दोस्त का ड्राइवर कुछ एडवांस पैसे मुझे देकर गया था। मैंने कहा कि मुझे उसी रूम के बराबर वाला कमरा चाहिए। मेरी बेचैनी उस वक्त इतनी ऊंचाई पर थी कि शायद शब्द नहीं थे कि मैं अपने दर्द को बयान कर सकता। कमरे की चाबी मेरे सामने थी और मैं उसी कमरे के बराबर वाले कमरे में चला गया था। दोनों कमरों की गैलरी अलग अलग थी, बस बीच में दीवार थी जिसे फलांगना मेरे लिए कोई मुश्किल ना थी। मेरे बड़े धीरे से दीवार फलांगी और अपने दोस्त के उस स्पेशल रूम के कमरे की गैलरी में पहुंच गया। मेरी जेब में उस वक्त तेज धार का चाकू था और मैं इरादा कर चुका था कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर बेशक मेरा जो मर्जी अंजाम हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने जरा सा गैलरी का शीशा का दरवाज़ा खोलकर पर्दा हटाकर कमरे के अंदर का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ से चाकू जमीन पर गिर गया था। मेरे हाथ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। मेरे पूरे वजूद पर जैसे कयामत आ गिरी थी, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरा दोस्त अपने दोस्त की बात सुनकर मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। हम एक फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेरे सामने रखी गोल मेज पर अलग अलग प्रकार के बर्गर मौजूद थे। मेरा दोस्त बैठा मुझे दो टक देख रहा था। कहने लगा, अच्छी तरह सोच लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, वक्त लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन सिर्फ आज रात का, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। शायद उसके लिए ये सब कहना आसान था, लेकिन मेरे लिए सुनना आसान नहीं था। लेकिन उस वक्त मैं कर्जों में डूबा हुआ था। इतना कर्जमंद था कि अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बात सुन रहा था जो कि मर्द की गैरत पर गहरी चोट होती है।
मेरे दोस्त ने जब मुझे यूं चुप और खामोश देखा तो कहने लगा, खाना तो खाओ, इसके पैसे नहीं लूंगा। ये कहकर वो मुस्कुराया था। कहने लगा, तुम ज्यादा ही इस चीज को सोच रहे हो। हालांकि जिस माहौल में मैं निवास करता हूँ ये तो एक आम सी बात है, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मेरे पार्टनर्स अपनी पत्नियों को खुद होटल के कमरे में भेजते हैं। करोड़ों रुपया का कॉन्ट्रैक्ट पेपर एक रात में साइन हो जाता है। तुम भी माला माल हो जाओगे। मैं दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे नजरें झुकाए कैसे उसकी बकवास सुन रहा था। ये मैं ही जानता था। बेबसी और गुर्बत भी इंसान को ना जाने कैसे कैसे समाज के रंग दिखाती है। सामने बैठा मेरा दोस्त बड़े चाव और मज़े से बर्गर खा रहा था, लेकिन मैं यूं था कि जैसे ये जान हलक में लिए बैठा हूँ। मुझे याद आने लगा कि मैं बड़े घमंड से कभी ये भी कहता था कि जिस मर्द में गैरत नहीं उसे मर्द कहलाने का हक ही नहीं है, और आज मैं जो कुछ अपनी पत्नी के लिए सुन रहा था मेरे लिए मौत के बराबर था। आपने ऐसी बहुत सी औरतें देखी होंगी जो अपनी मजबूरी की वजह से खुद को दूसरों के सामने बेच देती हैं, लेकिन शायद मैं पहला मर्द था जो अपनी मजबूरी की खातिर अपनी पत्नी को एक रात के लिए बेचने का सौदा कर रहा था। मेरी वह पत्नी जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी, आज तक मेरे अलावा उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। छूना तो दूर की बात, उसे किसी ने देखा तक नहीं था। मुझे याद आने लगा जब भी हमें शादी पर जाना होता तो रितिका जब दुपट्टा से घूंघट निकालती तो मैं उसे कहता कि तुम भी क्या हर वक्त खुद को लपेट कर रखती हो। शादी पर सब औरतें तैयार होकर आएंगी, मेकअप से ही वह खूबसूरत लगती हैं। तुम तो वैसे ही बेहद हसीन हो। मेरा भी जी चाहता है कि तुम भी तैयार होकर जाओ ताकि सब औरतें तुम्हें देखती रह जाएं और कहें कि राजेश की पत्नी कितनी खूबसूरत है। मेरी बात सुनकर वह मेरे गले में बाहें डालकर बड़ी मोहब्बत लगाव से कहने लगी, मेरा हुस्न तो सिर्फ आपके लिए खास है राजेश, मैं इसे लोगों को दिखाकर आम क्यों करूं। मेरा तो जी चाहता है मुझे आपके अलावा कोई ना देखे। रितिका की बात जैसे अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी आंखों से दर्द से आंसू निकले थे। मैं अपनी ऐसी पाकीज़ा पत्नी का सौदा करने जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे ये सब स्वीकार नहीं। मेरे दिल की आवाज़ जुबान पर आई थी। मेरे दोस्त का बर्गर जो मुंह के करीब था हाथ में ही रह गया। एक पल वह मुझे जांचती हुई नज़रों से देखने लगा, फिर कहने लगा, ठीक है, कोई मसला नहीं, लाओ निकालो मेरे 70 लाख रुपए। अपने दोस्त की उदासीनता देखकर मेरी आंखों में जमा सीधा पानी मेरे गालों पर गिर गया था। हालांकि मैं कोई कमज़ोर मर्द हरगिज़ नहीं था, बहुत मजबूत दिल का मालिक था, लेकिन अब टूट चुका था। मैंने फिर अपने दोस्त से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो। तो इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम एक मुठ एक रात में नहीं कर सकता। वह कहने लगा कि मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता। मेरे पास आज की रात है, या तो तुम मेरी बात मान लो या फिर पैसे का इंतजाम कर दो। मैं वहां से उठकर बाहर निकल आया। हालांकि मौसम सर्द था, हवाएं भी ठंडी चल रही थी, लेकिन मुझे घुटन का एहसास इस कदर शिद्दत से हो रहा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। मैं जाने कैसे अपने घर पहुंचा था। रात का 1 बज गया था। मैंने मेन दरवाजे की बेल दी तो फौरन से रितिका की आवाज़ आई। मैंने कहा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। उसने फौरन से दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर कहने लगी, आप कहाँ रह गए थे? कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं क्या जवाब देता कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से मरे मरे कदमों से अपने कमरे में जाने लगा तो रितिका मेरे पास आ गई। कहने लगी, राजेश, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। वे कहने लगी कि राजेश, मैं आपके लिए खाना गर्म करूं। मैंने नहीं सर हिला दिया। मैंने कहा कि मैं खाना खा कर आया हूं। बेशक वहां खाने के लिए सब कुछ मौजूद था, लेकिन मेरी भूख तो दोस्त की बात सुनकर ही मिट चुकी थी। रितिका मेरे पास आ गई, मेरा चेहरा देखने लगी, कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो राजेश? मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया और मैं भी आपका इंतजार कर रही थी। उठो, मिलकर खाना खाते हैं। रितिका की यही बात तो थी। वह मेरी आंखों में झांककर मेरे दिल के हालातों को बता देती थी। शायद पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल वे खाना गर्म करके ले आई। खाना क्या था, बस खाने के नाम पर सिर्फ हरी मिर्च और प्याज की चटनी थी और सूखी रोटियां। मैंने एक नज़र खाने पर डाली और दूसरी अपनी वफादार पत्नी पर, जिसने हर तंगी में
मेरा साथ बड़े सब्र से और खामोशी से गुजारी थी। कभी मुझसे ये शिकवा नहीं किया था कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। मैं रितिका का चेहरा देख रहा था, उसका वह हुस्न जो सिर्फ मुझ तक सीमित था, आज भी मेरे लिए गर्व के लायक था। जब रितिका ने मुझे खामोश बैठे देखा तो निवाला बनाकर मेरे मुंह के पास ले गई। कहने लगी, खाना खाइए और सारी फिक्रें भूल जाइए। मैंने उसके हाथ से निवाला लिया, खाना उसी ने मुझे खिलाया था। फिर मुझसे पूछने लगी कि बताएं क्या कहा आपके दोस्त ने, वह आपकी मदद करेगा। अपने दोस्त के पास जाने से पहले रितिका से कहकर गया था कि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है। वो कह रहा था कि मेरी मदद करेगा, तुम प्रार्थना करना कि मामला बन जाए। लेकिन जो शर्त मेरे दोस्त ने रखी थी वह मैं पूरी नहीं कर सकता था। मैं सर हिला दिया। मैंने कहा नहीं, वह मामला भी नहीं बना। ये सुनकर रितिका के चेहरे पर भी मुरझाहट की लकीरें गहरी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली दे रही थी कि आप फिक्र ना करें। मैंने कहा कि वह कल ही मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं कहाँ से दूं? मैंने उसका हाथ थामकर बेबसी से कहा। वह कहने लगी, उससे कुछ वक्त ले ले, मेरे पास जो कुछ था राजेश वह मैं बेच चुकी हूँ। अब तो मेरे पास भी बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ाया था। मुझे अपने दोस्त की बात याद आने लगी जो वो कह रहा था, जिसकी इतनी खूबसूरत पत्नी हो उसे और क्या चाहिए। तुम तो अपनी पत्नी से इतना कैश कर सकते हो कि तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा और माला माल भी हो जाओगे। मुझे अपने दोस्त के मुंह से ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने कहा कि तुम्हें होश तो है, तुम क्या कह रहे हो? वह कहने लगा कि हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैंने कहा, मेरी पत्नी को तुमने कहाँ देखा? और इस बात पर वह कमीनगी सी हंसी हंसने लगा। कहने लगा, ताड़ने वाले तो कयामत की नजरें रखते हैं, सामने वाला व्यक्ति 7 पर्दों में ही क्यों ना छुपा हो। तुम बस आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मैंने तुम्हारी पत्नी को कहाँ देखा, कैसे देखा, इस बात को छोड़ो। बस तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो आगे पार्टी से बात कर लेता हूँ। चंद रातें तुम्हारी पत्नी की मेरी मर्जी के मुताबिक गुजरेंगी और तुम्हारा कर्जा खत्म। जैसे जैसे तुम्हारी पत्नी का हुस्न मेरे काम आएगा, मैं तुम्हें भी माला माल करता चला जाऊंगा। वह किस कदर बेशर्म और कमीना इंसान था। अगर मैं कर्जबंद ना होता तो यकीनन उस वक्त उसका गिरेबान पकड़कर उसे मार मार कर लहूलुहान कर चुका होता। कमबख्त कर्जेदार भी लोगों की नज़र में 2 टके की औकात नहीं रखते, इसलिए जिसका जो दिल चाहता है वह कह देता है। जरा सा टेढ़ा जवाब दो तो कहता है, लाओ पैसे निकालो हमारे। रात को यही सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, लेकिन सुबह मेन गेट पर किसी ने बुरी तरह हमारा दरवाजा धड़धड़ाया था। मैं और रितिका एकदम उठ बैठे थे। मैं फौरन से कमरे से बाहर निकला। मैंने गेट का दरवाजा खोला तो सामने मेरा दोस्त पुलिस की गाड़ी के साथ खड़ा था। पुलिस ऑफिसर और हवलदार भी थे, मुझे गिरफ्तार करने आए थे। मेरा दोस्त ऑफिसर से कहने लगा कि इस आदमी ने मेरा पैसा नहीं दिया है, लेकिन इसका दिवाला निकल गया है। इसके पास 1 फूटी कौड़ी तक नहीं है कि मैं इससे मोहलत दूं, इसलिए इसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो। इससे पहले कि वह ऑफिसर मुझसे हथकड़ी पहनाता, रितिका शायद गेट की ओर से मुझे देख रही थी। कहने लगी, भगवान के लिए मेरे पति को मत पकड़ के ले जाओ, ये बेईमान नहीं है, बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो, हम आपकी पाई चुका देंगे। ये सुनकर मेरा दोस्त मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने तो इसे बहुत आसानी दी थी, लेकिन आपके पति को वह मंजूर नहीं है। फिर कहने लगा कि यह तो पैसे चुकाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहा, इसके पास कुछ नहीं है कि मैं इसे वक्त दूं। आप अपनी बात करें, क्या आप मेरा कर्जा उतारेंगे? रितिका कहने लगी कि मैं लोगों के कपड़े सिलाई करती हूँ, मैं हर महीने आपकी जितनी भी रकम हो सकेगी दूंगी। ये बात सुनकर मेरे दोस्त ने अपना माथा चढ़ाया और कहने लगा, 70 लाख रुपए देने हैं, 70,000 नहीं। फिर इंस्पेक्टर से कहने लगा कि भाई जाओ, इसे जेल में बंद कर दो। ये सुनना था कि मेरी पत्नी दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाए बाहर आ गई। मेरे दोस्त के सामने मिन्नतें करने लगी कि भगवान के लिए मेरे पति देव को गिरफ्तार मत कराओ। मेरे दोस्त कहने लगा कि ठीक है, अगर आपका पति मेरी शर्त मान ले तो मैं इसे छोड़ दूंगा। कृतिका मुझसे कहने लगी कि आप क्यों नहीं इसकी शर्त मान लेते? मैंने कहा कि मैं वो शर्त नहीं मान सकता, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। रितिका, तुम अंदर जाओ, मैंने सख्त अंदाज में कहा था, लेकिन रितिका से शायद मेरी गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे दोस्त से कहने लगी, चौधरी साहब, मैं राजेश को मना लूंगी,
वह आपकी हर शर्त पूरी कर देगा। भगवान के लिए इन्हें पुलिस स्टेशन में मत लेकर जाएं। मेरे दोस्त ने पुलिस वाले को इशारा किया तो वह वापस अपनी जीप में बैठकर चले गए। मेरा दोस्त कहने लगा कि अंदर चलकर बात कर लेते हैं। यह कहकर वह मेरे घर के अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे मैं और रितिका भी घर में दाखिल हो गए, लेकिन इस बार मेरा दोस्त मेरे बिना ही रितिका से बोला था। कहने लगा कि मैंने तो पहले भी राजेश से कहा था कि बीच का रास्ता जो है उसे तुम मान जाओ तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या है कि मैं पैसों के मामले में बड़ा घटिया किस्म का इंसान हूँ, अपना नुकसान नहीं कर सकता। वह बड़ी नीचता से अपनी आदत को जाहिर कर रहा था। रितिका कहने लगी, आप बताएं राजेश को क्या करना होगा। मेरा दोस्त एक कमीनगी सी हंसी हंसते हुए रितिका को बड़ी ढीठ नजरों से सर से पांव तक देख रहा था। मुझे लगा कि जैसे मेरी रगों में खून की बजाय आग दौड़ने लगी हो। मैं मुश्किल से सब्र कर रहा था। फिर कहने लगा कि आपको बताया नहीं राजेश ने कि मैंने क्या शर्त बताई थी। रितिका ने नहीं में सर हिला दिया। अब भी उसका चेहरा छुपा हुआ था। मेरा दोस्त कहने लगा, देखो अगर आप चाहती हो कि इसका कर्जा माफ हो जाए तो मैं इसे एक अच्छी खासी रकम कारोबार के लिए भी दूंगा, तो इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। ये कहते हुए वो रितिका के करीब होने लगा, लेकिन मैं बीच में आ गया। अपने दोस्त को एक हाथ से पीछे किया और सख्त अंदाज से उससे कहा कि मेरी पत्नी कुछ नहीं करेगी, तुम जाओ यहाँ से और जो कर सकते हो कर लो। मुझे पुलिस में पकड़वा दो या फिर फांसी चढ़वा दो। मेरी बात सुनकर रितिका रोने लगी। कहने लगी, राजेश आप है तो मैं हूँ, मुझे पूछ लेने दें कि इनको क्या काम है। मैंने कहा, तुम नहीं जानती इस आदमी को, जो ये कह रहा है वह काम मैं तुमसे कभी नहीं करवा सकता। लेकिन रितिका कहने लगी कि वह भी मजबूर है। कहने लगी, मैं आपको कभी भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। यही सब अभी हो रहा था। तब दोस्त ने रितिका को अपनी शर्त बताई तो कुछ पल तो वह फटी फटी आंखों से मेरे दोस्त को देखने लगी। उसके बाद एक नज़र मुझ पर डाली तो मैं यूं था कि जमीन में गड़ चुका हूँ। मैंने फौरन से अपनी नजरें नीचे कर ली। उसके बाद वह वहाँ नहीं रुकी, फौरन से कमरे में चली गई। मेरा दोस्त कहने लगा कि अगर तुम्हारी पत्नी मान जाए तो मुझे बता देना, वरना फिर पुलिस लेकर आऊंगा। यह कहकर वह घर से बाहर चला गया। मैं कमरे में नहीं गया था, किस मुंह से जाता। 2 घंटे रितिका भी कमरे से बाहर नहीं आई थी। 2 घंटे बाद वह कमरे से बाहर आई थी और आंखें उसकी रो रो कर सूजी हुई थी। खुद ही आकर मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, आप अपने दोस्त को हाँ कर दें। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। मुझे रितिका से इस जवाब की हरगिज भी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, रितिका मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझसे वह इम्तिहान मत मांगो जो मैं नहीं दे सकता। कहने लगी, मैं आपको जेल में नहीं देख सकती। और आप क्या समझते हैं, अगर आप जेल में बंद हो जाएंगे तो मेरे साथ क्या होगा? मैं अकेली घर पर वैसे भी असुरक्षित ही रहूंगी। रितिका की बात ठीक थी। अगर मैं जेल चला जाता तो पीछे से कोई भी उसके साथ कुछ भी कर जाता। वह कैसे अपना बचाव कर सकती थी? लेकिन फिर भी मेरा इस बात पर दिल नहीं मान रहा था। कैसे अपने सामने अपनी पत्नी को मैं एक पाप के दलदल में धकेल देता। दूसरा कोई रास्ता मेरे पास न था। हालात के मद्देनजर मैंने अपनी गैरत को थमा के सुला दिया था और ये एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, मुझे उसकी शर्त मंजूर है। और यह सुनकर उसकी आवाज़ चहक उठी थी। कहने लगा, तुमने वक्त रहते बड़ा अक्लमंदी का फैसला किया है। फिर उसने अगले ही दिन अपने ड्राइवर के हाथ एक तड़कता भड़कता सा जोड़ा मेरी पत्नी के लिए भेजा था, जो उसे पहनकर उसी के ड्राइवर के साथ किसी होटल के कमरे में जाना था। मैं अपना रुख बदल दिया। रितिका के जाने के बाद मुझे चैन नहीं आया था, इसलिए मैं भागता हुआ होटल पहुंचा था। कुछ पैसे मेरे दोस्त ने एडवांस मुझे अपने ड्राइवर के हाथ भेजे थे। मैंने उसके बराबर वाला कमरा लिया और उसकी गैलरी में कूदकर जब अंदर झांक कर देखा तो होश उड़ गए। मेरी पत्नी मेरे दोस्त की बाहों में हंस रही थी, बात कर रही थी। कहने लगी, मैं तो समझती थी कभी दोबारा तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि राजेश बहुत ही गैरतमंद किस्म का इंसान है। इसलिए मुझे समझदार और अच्छी पत्नी होने का ड्रामा करना पड़ा ताकि उसे मुझ पर शक ना हो जाए। मेरा दोस्त कहने लगा, देख लो मेरी अकल का कमाल। मैंने उसका सारा पैसा भी हत्या लिया और पत्नी भी। मेरा दोस्त मेरी पत्नी की बिखरी लटों
करते हुए बोला। वह बेवकूफ़ ये समझता था कि उसे नुकसान हो गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे याद आने लगा कि मेरा दोस्त जब मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करने आया था तो मेरे पास अच्छी खासी रकम थी। फैक्ट्री उसकी थी, लेकिन पैसा मैंने लगाया था। हमने लाखों का कपड़ा खरीद कर फैक्ट्री के गोदाम में रखवाया था ताकि जल्द से जल्द बच्चों के गारमेंट को तैयार करके मुनाफा कमाएंगे। मेरे दोस्त ने मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, लेकिन एक रात मैं सो रहा था, उसका फ़ोन आया। कहने लगा कि राजेश, फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है, जल्दी पहुंचो। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा गोदाम आग की लपेट में था। फायर ब्रिगेड आग बुझा रहे थे। मेरा दोस्त रोते हुए मेरे पास आया, कहने लगा कि सारा माल जलकर राख का ढेर बन गया है। तुम्हारा तो दिवालिया ही निकल गया है। सारा माल तुम्हारे पैसों का था, तुम तो सड़क पर आ गए। उस वक्त मेरी ये हालत थी कि मैं बेहोश होकर गिर गया। मेरे सीने में दर्द उठा था। मेरा दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले गया। मुझसे वह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब मुझे होश आया और मेरी तबीयत संभली तो रितिका मेरे पास बैठी रही थी। कहने लगी, आपके हॉस्पिटल का बिल मैंने अपने जेवर बेच कर दिया है, आप अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं अभी कुछ संभला ही था कि मेरा दोस्त मेरे घर मुझसे मिलने आ गया। कहने लगा, जो माल जला है उसमें तुम्हारे माल के अलावा 70 लाख का माल हमने उधार भी उठाया था ताकि पार्टी का ऑर्डर पूरा कर सके, और वह माल भी आग की नज़र हो चुका है और अब वह आदमी पैसों का तकाजा कर रहा है। मैंने कहा, मैं कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊंगा? वह कहने लगा, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए क्योंकि यह नुकसान तुम्हारा है। मेरा दोस्त और मेरी पत्नी मुझे मिलकर धोखा दे रहे थे क्योंकि अब वह कबूल कर रहा था। गोदाम में आग लगने से पहले वह माल निकाल चुका था। जो जला था बेकार और ख़राब माल था, और यह सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया था ताकि मेरे सामने मेरी पत्नी के साथ रंगलीला मना सके। उस